जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो डेटाबेस के कोर्स का लास्ट लेक्चर होगा ईकैड में। और आज हम डेटाबेस जो है उसका जो चैप्टर नंबर 7 है वो भी साथ पढ़ लेंगे और जो चैप्टर नंबर 6 हमारा रिमेनिंग है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कल से इंशाल्लाह सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। डेटाबेस जो है बेसिकली इसमें जो चैप्टर नंबर 6 था हमारा, उसमें हमने काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो पढ़ ली थी। टेबल्स को डिस्कस कर लिया था, टेबल्स के अंदर जो डाटा टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास फॉर्मेट्स हैं टेबल्स के अंदर, जब हम फॉर्मेट सेट करते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। 2-4 प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं। उसके अलावा फिर आगे हमारे पास क्यूरीज और रिलेशनशिप का थोड़ा सा टॉपिक है। इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जो है आपको ईकैड के हवाले से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेकंड टैब में है, चैप्टर नंबर 6 निकालिएगा। ओके जी, तो चैप्टर नंबर 6 में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी फील्ड की, और उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास मैंने आपको बताया था कि हमारे डेटाबेस के अंदर जब हम डिज़ाइन व्यू को ओपन करते हैं, डिज़ाइन व्यू अपने माइंड में लेकर आए ज़रा। जो हमारा डिज़ाइन व्यू होता है उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर फील्ड का नाम लिखना होता है, हमने डाटा टाइप लिखनी होती है और डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो फील्ड की प्रॉपर्टीज़ वाला हिस्सा होता है, जिसमें हम कंडीशंस, रूल्स वगैरह अप्लाई करते हैं, फॉर्मेट सेट कर देते हैं, फील्ड का साइज सेट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा वैलिडेशन एक चीज़ होती है, वैलिडेशन रूल। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने आपको बताई थी। वैलिडेशन रूल किसे कहते हैं और वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होता है, ये इससे ज़रा ध्यान से समझना, बड़ा आसान सा काम है। वैलिडेशन रूल का मतलब है अगर हमने फील्ड के ऊपर कोई रूल अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस फील्ड के अंदर वैल्यू लेस देन 100 होनी चाहिए, तो मैं वैलिडेशन रूल के अंदर लिख दूंगा लेस देन 100। ठीक है, अब अगर इस फील्ड में जो सी फील्ड सेलेक्ट करके मैंने ये काम किया, अब अगर इस फील्ड में वैल्यू 100 के इक्वल या 100 से ग्रेटर हो जाती है तो रूल की खिलाफ वर्जी हो गई। जब रूल की खिलाफ वर्जी होगी तो एक एरर मैसेज शो होगा। वो एरर मैसेज भी हमने बताना होता है, वो भी वहां पे एक ऑप्शन होती है। ये तो था फील्ड वैलिडेशन रूल, वो नीचे लिखा होता है वैलिडेशन टेक्स्ट। उस टेक्स्ट के अंदर हम जो भी लिख देंगे वो एज इट इज यूजर को एरर में शो होगा अगर इस रूल की खिलाफ वर्जी होती है तो। जैसे कि वहां पे लिखा आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एरर, तो ये एरर एज इट इज यूजर को डिस्प्ले हो जाएगा अगर इस रूल की खिलाफ वर्जी होती है तो। एक ये चीज है जो फील्ड के अंदर मेंशन है, वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट। इस चीज को भी आपने ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगली चीज होती है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क, इससे मुराद ये है कि फील्ड में अगर आपने कोई ऑटो फॉर्मेट सेट करना है जो पहले से फॉर्मेट फील्ड का बना हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई किसी वेबसाइट पे गए, वहां पे अपना CNIC नंबर लिखना था, तो CNIC नंबर के लिए उसने डैशेस पहले लगाई हुई हैं। ठीक है, जैसे उसने ये 5 डैशेस लगा दिए, ब्लैंक्स लगा दिए, उसके बाद एक यहाँ पे डैश का साइन लगाया, फिर आगे इस तरह से। तो ये चीज फॉर्मेट पहले सेट होगा उस फील्ड के अंदर, ये फॉर्मेट उस फील्ड के अंदर पहले से ही सेट होगा, हमने सिर्फ वैल्यूज एंटर करनी होगी। इसे इनपुट मास्क कहते हैं। कुछ बने बनाए इनपुट मास्क अवेलेबल होते हैं, हम अपनी मर्जी से उनको वहां से पिक कर सकते हैं। इस तरह से फोन नंबर होता है कि भाई 4 डिजिट्स आने चाहिए पहले, उसके बाद एक डैश आनी चाहिए, उसके बाद फिर बाकी डिजिट्स होने चाहिए। तो ये बना बनाया फॉर्मेट वहां पे हमें फील्ड में नजर आएगा। ठीक है, फिर हम उसके अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये बेसिकली इनपुट मास्क होता है। फिर अगर हमने कुछ कंडीशंस और लगानी है, अच्छा हदीजा कह रही है सर टेस्ट स्केड्यूल ये दिखाएगा, अभी तक नहीं आया, बता दें क्या टेस्ट है। कंप्यूटर का जो टेस्ट है ना बेटे आपका, वो जो इवनिंग में हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स का उस तरह से नहीं होगा। कंप्यूटर का जो टेस्ट है वो आपको ना, मैं आपको बताया था कि जैसे हमने पीछे फुल बुक का टेस्ट किया था, तो इसी तरह से जैसे हमने फुल बुक का टेस्ट कर लिया था, इसी तरह से आगे मैं एक और आपका फुल बुक का टेस्ट रखूंगा। तो वहां पे करने की बजाय हम यहाँ क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे इसको, जो हमारे एक्स्ट्रा जो टेस्ट है, बजाय इसके कि इवनिंग में आप अलग से कंप्यूटर का टेस्ट दें। इसके अलावा मैं ना ग्रुप में मैं भूल गया, तो मैं आज इंशाल्लाह ताला जो हमारा ये campus.pk है इस पर मैं अपलोड कर दूंगा शाम में ना पास्ट पेपर।
2017 के कंप्यूटर के, आप उससे देखिएगा आपकी कितनी तैयारी, क्योंकि डेटाबेस आज हमारा कवर हो जाएगा और फर्स्ट ईयर और डेटाबेस का जो पार्ट है वो देखिएगा आपको कितना आता है। 2017 का अपलोड करूंगा। इसके अलावा 2018 का मैं सी लैंग्वेज जब कंप्लीट होने लगेगी, या मेरे ख्याल 2-4 दिन में हमारी सी लैंग्वेज ऑफ हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको वो भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अलहदा से इसका टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो अच्छा जी, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, इनपुट मास्क हो गया। अच्छा, कुछ ना यहाँ पे तरीके लिखे हुए हैं प्राइमरी की अप्लाई करने के। प्राइमरी की कैसे हम अप्लाई करते हैं किसी भी फील्ड के ऊपर, वो तरीके ज़रा समझ लें। एक तरीका तो ये है कि डिज़ाइन व्यू में जिस फील्ड के ऊपर आपने प्राइमरी की लगानी है, देखें जब हम प्राइमरी की लगा देते हैं ना, तो फिर वो फील्ड जो है वो बाउंड हो जाती है कि उसके अंदर कोई खाली यानी नल वैल्यू नहीं होगी और उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगी, रिडंडेंसी नहीं होगी। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये फील्ड प्राइमरी की होनी चाहिए, तो उसके ऊपर प्राइमरी की लगाने का MS एक्सेस के अंदर क्या तरीकाकार है। एक तरीका ये, आप ऊपर पहले तो फील्ड को सिलेक्ट कर ले, ऊपर एडिट का मेन्यू होता है, उस पर क्लिक करें। एडिट के मेन्यू में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, एडिट के मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आगे ऑप्शन आएगी प्राइमरी की, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, प्राइमरी की लग जाएगी जो सिलेक्टेड फील्ड होगी उसके ऊपर। दूसरा तरीकाकार ये है कि टूल बार के अंदर आपको एक चाबी का निशान नजर आ रहा होगा, एक आइकन नजर आ रहा होगा की का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड फील्ड होगी उसके ऊपर प्राइमरी की लग जाएगी। तीसरा तरीकाकार ये होता है, डिजाइन व्यू के अंदर जिस फील्ड के प्राइमरी की लगानी है उस फील्ड के लेफ्ट वाली साइड पे राइट क्लिक करें, वहां प्राइमरी की के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो आगे प्राइमरी की ऑप्शन आएगी, वहां से भी प्राइमरी की लग जाती है। तो 3 तरीके हैं अपनी फील्ड के ऊपर प्राइमरी की लगाने के, उसको यूनिक बनाने के। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के हम विजार्ड के जरिए डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें भी ECAT का कोई भी MCQ नहीं है। मॉडिफाइंग टेबल, टेबल के अंदर रिकॉर्ड कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे एक MCQ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी हमने टेबल में रिकॉर्ड एंटर करना होता है तो जो न्यू रिकॉर्ड होता है उसके साथ एक स्टार का निशान नजर आ रहा होता है, स्टार का सिंबल, स्टैरिक। ये आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है न्यू रिकॉर्ड को, तो स्टैरिक जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है न्यू रिकॉर्ड को। स्टैरिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो न्यू रिकॉर्ड एंटर हो जाता है। अच्छा, दूसरा सिंबल एक और यहाँ पे सुन लें, एक ना पेंसिल का सिंबल बना नजर आ रहा होता है, पेंसिल का, इस तरह से पेंसिल सिंबल। ये जिस रिकॉर्ड के लेफ्ट साइड में हमें पेंसिल का सिंबल नजर आ रहा होता है ना, ये हमें ये बताता है पेंसिल का सिंबल कि ये वाला रिकॉर्ड इस वक्त एडिट हो रहा है, यानी जिस रिकॉर्ड में इस वक्त हम एडिटिंग कर रहे हैं उस रिकॉर्ड के लेफ्ट साइड पे हमें ये पेंसिल का सिंबल नजर आएगा। तो पेंसिल सिंबल बेसिकली इसलिए यूज होता है, स्टार का सिंबल यूज होता है न्यू रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, डिलीट रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल आप रिकॉर्ड के ऊपर राइट क्लिक करें और वहां पे डिलीट की ऑप्शन आती है, वहां से डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा एक MCQ आपसे पूछ सकता है कि मेन्यू बार से अगर हमने रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो कैसे करते हैं। तो एडिट का मेन्यू होता है, एडिट के मेन्यू के अंदर, एडिट के मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे डिलीट की ऑप्शन आएगी, वहां से आप उसको डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेन्यू आप याद रखना किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन है। प्राइमरी की का ऑप्शन भी एडिट के मेन्यू में है, रिकॉर्ड को डिलीट करने का ऑप्शन भी एडिट के मेन्यू में है, नया रिकॉर्ड एंटर करने का भी ऑप्शन होता है एडिट के मेन्यू में। ये तो मैंने आपको स्टार वाला तरीका बताया ऐसे ही, इसके अलावा एडिट के मेन्यू में भी है। ये छोटे छोटे यही वाले MCQ इस चैप्टर के अंदर बनते हैं। उसके बाद मॉडिफाइंग टेबल हो गया, फिर इंसर्टिंग फील्ड्स, ये भी हमने कोई फील्ड ऐड करनी है तो सिंपली उसके ऊपर राइट क्लिक करके मतलब कोई रो ऐड करनी है या कॉलम ऐड करना है। अगर आपने कोई रिकॉर्ड ऐड करना है या अगर आपने कोई फील्ड ऐड करनी है, आपने जिस फील्ड के आगे फील्ड ऐड करनी है उस फील्ड के ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड रिकॉर्ड, ऐड कॉलम की ऑप्शन आएगी, उसको सिलेक्ट कर लें। अच्छा, फ्रीजिंग कॉलम का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट के ऑप्शन में जाना है आपने, ये मेन्यूज याद रखने किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन है। फ्रीज का मतलब ये होता है कॉलम सबसे पहले आ जाए, कोई भी कॉलम है 10वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, दूसरे नंबर पे, फ्रीज करूंगा वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, तो इसे कहते हैं फ्रीज करना। उसके बाद हाइडिंग कॉलम है, कॉलम हाइड भी कर सकते हैं, सिंपली ऊपर फॉर्मेट के मेन्यू पे क्लिक करना है, आगे हाइड की ऑप्शन आती है। फाइंड एंड रिप्लेस, जिस तरह हमने MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस पढ़ा था इसी तरह से इसमें फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं। आप Ctrl+F करेंगे तो फाइंड की ऑप्शन आ जाएगी, कोई भी वर्ड, कोई भी कीवर्ड आपने सर्च करना है, आप सर्च करके उसको किसी दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। चेक स्पेलिंग एंड ऑटो करेक्ट की ऑप्शन भी इसके अंदर होती है, जिस तरह से MS वर्ड के अंदर होती है। फिर प्रिंट डाटा शीट, हम डाटा शीट को प्रिंट भी कर सकते हैं। टेबल्स का रिलेशनशिप हम कैसे बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाने के लिए ऊपर एक रिलेशनशिप का आइकन नजर आ रहा होता है जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 79 पे बना हुआ है।
इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा किन टेबल्स को आपस में रिलेट करना है, वो टेबल्स आएंगे। तो बहरहाल ये हमारा प्रैक्टिकल है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन ई कैट के अंदर जरूरी नहीं है, ठीक है। डेटाबेस के जो पहले 4 चैप्टर्स हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये ई कैट के वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक बात आपने याद रखनी, यहाँ पे एक एमसीक्यू है, जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं एमएस एक्सेस के अंदर, 2 टेबल जब आपस में रिलेट हो जाते हैं ना, जैसे एक टेबल ये है, एक टेबल ये होता है, और इस तरह से वो आपस में रिलेट हो जाता है, ये लाइन लगी नजर आती है। जहां पे 1 है उस तरफ ऐसे 1 लिखा नजर आता है, जहां पे मैनी का रिलेशनशिप होता है, कर रहे होते हैं, तो पेंसिल सिंबल हमें बताता है कि इस रिकॉर्ड में हमारा कर्सर मौजूद है, ठीक है। स्टेरिक का सिंबल बताता है न्यू रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए। रिकॉर्ड को जब हमने डिलीट करना होता है, उसका जो सिंबल होता है वो ऐसे क्रॉस लगा नजर आता है रेड कलर का, ठीक है। इसी तरह से जो मैनी वाला होता है ना टेबल, जिस तरफ रिलेशनशिप बन के 1 to मैनी का रिलेशन बना होता है, तो वहां पे ये इन्फिनिटी का साइन नजर आता है हमें, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप बनाते हैं। इसके अलावा टेबल में रिकॉर्ड को सॉर्ट भी कर सकते हैं हम। सॉर्टिंग के अलावा, सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिस तरह से एमएस वर्ड में हम छोटे छोटे काम करते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेबल के बाद टॉपिक है वो है क्यूरी का। क्यूरी के अंदर भी 2-4 मेन बातें आपने समझनी है। क्यूरी की टाइप्स एक तो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसके अंदर 1-2 चीज़ें हैं एमसीक्यूज के वाले से, कोई मेन कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, तो आपको जो है ना इसका क्लियर हो जाएगा। क्यूरी क्या होती है? क्यूरी बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया, मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि क्यूरी एक्चुअली जब भी हमने किसी रिकॉर्ड को, किसी स्पेसिफिक डाटे को सर्च करना होता है, तब हम क्यूरी लगाते हैं। अब क्यूरी लगाने के 2 तरीके हैं, एक डिज़ाइन व्यू और एक विजर्ड है। टेबल के 3 तरीके थे टेबल में डाटा एंटर करने के, क्यूरी के 2 तरीके हैं, याद रखना है, विजर्ड और डिज़ाइन व्यू। विजर्ड के जरिए उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम बता देते हैं उसको, लेकिन जो डिज़ाइन व्यू होता है उसके अंदर हम एक एक चीज़ स्पेसिफाई करते हैं, कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, ठीक है। हम क्राइटेरिया बताते हैं कि किस फील्ड का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो वाला रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो इस तरह से हम फिर क्यूरी जो है वो अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। क्यूरी को रन करते हैं जब भी हम ये क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर लेते हैं, ऊपर टूल बार के अंदर एक एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ रहा होता है जो रेड कलर का होता है, इसका मतलब होता है रन क्यूरी। क्यूरी को रन करना पड़ता है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये भी सिंबल याद रखना है, क्यूरी को रन करने के लिए जो सिंबल होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो क्यूरी जो है वो रनिंग में आ जाती है। क्यूरी रन होकर जो भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड है सामने आ जाता है। यहाँ पे 1-2 चीजें ज़हन में रखनी है कि क्यूरी जब भी हम लगाते हैं तो एक मेन टेबल, जो बड़ा टेबल होता है, उसके अंदर से स्पेसिफिक टेबल निकल के सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल 100 रिकॉर्ड्स थे हमारे पास एक टेबल में, ये ध्यान से समझिएगा बात। 100 रिकॉर्ड्स थे एक टेबल के अंदर, और मैंने रिकॉर्ड सर्च किया उन पर्सन्स का जिनकी सिटी लाहौर है। मतलब मैंने क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया कि भाई जो फील्ड है सिटी की, उसके अंदर लाहौर जिनकी वैल्यूज है उनका रिकॉर्ड निकल के सामने आया। तो फर्ज करते हैं 100 में से 65 पर्सन्स लाहौर के थे, तो 65 पर्सन्स का टेबल एक अलग से निकल के सामने आएगा। वो जो टेबल अलग से निकल के सामने आया है जो क्यूरी लगाने के बाद, उस टेबल को कहते हैं डायना सेट, यानी कि इसकी डायना सेट की फुल फॉर्म होती है डायनामिक सबसेट, ठीक है। डायना सेट यानी डायनामिक सबसेट, यानी टेबल का एक सबसेट है, डायनामिक सबसेट है। एक मेन टेबल के अंदर से एक छोटा टेबल निकल के सामने आया, इसे डायना सेट कहते हैं। अब मैं इस क्यूरी को अलग से सेव भी कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बार बार सर्च करना पड़ रहा है लाहौर के पर्सन को, तो मैं सिर्फ इस क्यूरी को सेव कर लूंगा एक दफा, तो बार बार इसी के अंदर देख सकता हूं। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर मैं इस टेबल के अंदर, जो क्यूरी वाला टेबल है, उसके अंदर चेंजिंग करता हूं, तो पीछे जो मेन टेबल है उसके अंदर भी चेंजिंग होगी। यहाँ चेंजिंग करता हूं तो वहां भी चेंजिंग होगी, क्योंकि क्यूरी जो है वो बेसिकली लिंक होती है टेबल के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्यूरी जो है जब हम लगाते हैं और उसको देख लेते हैं, बाद में हम उसके अंदर अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं तो टेबल से भी डिलीट हो जाएगा। कोई नया रिकॉर्ड क्यूरी वाले टेबल के ऐड करते हैं तो वो टेबल में भी ऐड हो जाएगा। यानी क्यूरी बेसिकली लिंक है टेबल के साथ, ये सिर्फ उसका एक डायना सेट निकल के सामने आया हुआ है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब क्यूरी की जो टाइप्स हैं वो आपने ज़हन में रखनी है। जितनी भी क्यूरी की टाइप्स हैं उन सब का, देखें हैं तो सारी क्यूरीज, करते तो हम सब के अंदर सर्चिंग है, ठीक है, लेकिन हर क्यूरी जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। सर्च करने के बाद हम उनके अंदर किसी भी कोई भी क्यूरी लगाते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए लगाते हैं ना, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होता है, कोई काम करना होता है, तो ही हम क्यूरी लगाते हैं। जैसे अगर मैंने क्यूरी लगाई
और मेरा क्यूरी लगाने का मकसद था कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकल के सामने आए तो मैं इसके अंदर कोई रिकॉर्ड ऐड कर सकूं, जो रिकॉर्ड सामने आया उसको चेंज कर सकूं, जो रिकॉर्ड सामने आया उसको डिलीट कर सकूं। तो जो भी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्यूरी के ऊपर, क्यूरी लगाने के बाद उस ऑपरेशन के मुताबिक क्यूरी लगानी चाहिए। मतलब क्यूरी की टाइप्स हैं, ठीक है। अब वो जो क्यूरी की टाइप्स हैं उनमें हमारे पास एक एक्शन क्यूरी होती है, ठीक है। अब एक्शन क्यूरी से मुराद है जब हमने क्यूरी लगाने के बाद कोई ना कोई ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करना होता है। अब एक्शन क्यूरी की आगे से 3 टाइप्स हैं, मतलब 3 एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब वो एक्शंस कौन कौन से हैं? डिलीट क्यूरी, ठीक है, अपडेट क्यूरी और अपेंड क्यूरी। अपेंड का मतलब याद रखना है आपने, अपेंड का वर्ड जहां पे भी आए कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे भी यूज होगा। अपेंड का मतलब होता है इंसर्ट करना, ऐड करना, ठीक है। तो नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो एक्शन क्यूरी लगाने के बाद हम उसके अंदर अपेंड करेंगे। कोई रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है तो एक्शन क्यूरी लगाने के बाद उसको डिलीट क्यूरी लगाएंगे। कोई रिकॉर्ड हमने चेंज करना है तो अपेंड क्यूरी एक्शन क्यूरी लगाने के बाद हम उसके अंदर रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे तो अपडेट क्यूरी लगाएंगे। तो एक तो ये इसकी एक्शन क्यूरी इसकी टाइप है। इसके अलावा क्रॉस टैब क्यूरी होती है जो एक से ज्यादा टेबल्स में से रिलेशन निकाल के हमें दिखा देती है, ठीक है। सेलेक्ट क्यूरी होती है जब हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है, स्पेसिफिक वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक नाम है अली, अली ये सिलेक्ट क्यूरी, अली को मैंने सिलेक्ट किया, इससे मुतलका जितने रिकॉर्ड्स हैं वो निकल आए अली के नाम के जितने। इसके अलावा एक क्यूरी होती है पैरामीटर क्यूरी, जिसके अंदर हम एक पैरामीटर सिर्फ एक वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर 2 अगर मैं लिखता हूं तो 2 से मुतलका जो रिकॉर्ड है वो सामने आ जाएगा। इसके अलावा SQL क्यूरी होती है और ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के अंदर लगती है। MS एक्सेस के जरिए हम कोडिंग में जाके लगा सकते हैं, वैसे नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्यूरी की टाइप्स हैं ये मैंने आपको टाइप्स बताई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तकरीबन सारी मिलती जुलती हैं, जिसमें हम पैरामीटर वैल्यू दे रहे हैं, जिसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, इनमें क्या फ़र्क है? देखें, सेलेक्ट क्यूरी के अंदर हम फील्ड वो वैल्यू लिखते नहीं है, सिर्फ उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो सिलेक्टेड नंबर होता है या सिलेक्टेड वैल्यू है उससे मुतलका वो हमें दिखाता है रिकॉर्ड्स। जबकि जो हमारे पास पैरामीटर क्यूरी होती है उसके अंदर हम एक पैरामीटर वैल्यू देते हैं और वो अपने हाथ से टाइप करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये माइनर से डिफरेंसेस हैं इन तमाम क्यूरीज के अंदर, काम सबका तकरीबन सेम ही है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्यूरी की टाइप्स थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है आपका तो मैं देख लूँ। अच्छा जी, आज ना चूँकि MD कैट की भी क्लास चल रही है साथ, तो स्टूडियो हमारा ज़रा चेंज हो गया हमारा कंप्यूटर का। पहले ये साथ वाला स्टूडियो था, अब ये वाला स्टूडियो आ गया, तो वो ज़रा कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट डे है तो चीज़ें साथ साथ चेंज हो रही हैं। वहाँ हमारा सिस्टम भी मेरे पास और था, लैपटॉप था, मैं वहाँ से बुक से देख लेता था। तो अब ये बुक भी सामने नहीं है, मैं बुक के बगैर ही आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा जो ये मसले आ रहे हैं, ये चूँकि फर्स्ट डे है, चूँकि हमारा स्टूडियो चेंज हुआ है MD कैट की क्लासेस की वजह से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको मैंने कमेंट्स पढ़े, वो campus.pk का जो लोगो आ रहा था वगैरह, खैर वो अब क्लियर है। तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझे। और चैप्टर नंबर 7 जब ये मतलब आज हमारा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आज इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड करूँगा पेपर्स 2017 के कंप्यूटर के, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था क्यूरीज़ का। क्यूरीज जब कंप्लीट हो जाती हैं, जब हमारी क्यूरी जो है क्यूरी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इसके लास्ट पे ना एक बात उसने लिखी हुई है, और वो बात क्या है? वो कहता है कि जब हम क्यूरी लगाते हैं, क्यूरी लगाने के बाद अगर हम चाहें तो किसी भी वैल्यू के ऊपर हम कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फंक्शन। आपको याद होगा मैंने एक्सेल के अंदर आपको जो चैप्टर नंबर 9 हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से फंक्शंस लगाते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, सम, एवरेज वगैरह। कुछ वही वाले फंक्शन इसके अंदर भी मौजूद हैं, कुछ नए भी हैं। तो वो जो फंक्शंस हैं वो 12 चैप्टर के लास्ट पे लिखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 6 के लास्ट पे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। उनको आपने जो है वो याद रखना है, किस फंक्शन से क्या काम होता है, किस काम के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है, ये आपको आना चाहिए। तो ये फंक्शंस आपने रीड करने हैं एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आता है। चैप्टर नंबर 7 में फॉर्म्स और रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 6 तो हमारा था उस पर टेबल और क्यूरी के ऊपर,
और तो नेक्स्ट जो है हमारा वो चैप्टर नंबर 7 है जो फॉर्म और रिपोर्ट के ऊपर है। स्टूडेंट्स, फॉर्म और रिपोर्ट को क्रिएट करने का तरीका, फॉर्म के टाइप्स, रिपोर्ट के लेआउट्स वगैरह, यही चीज़ें हमने पढ़नी है। इसके अलावा सब फॉर्म और एक दो चीज़ें और है जो चैप्टर नंबर 7 में है वो हम पढ़ते हैं। वैसे चैप्टर नंबर 7 से आज तक कभी भी ई कैट में MCQ 1-2 के अलावा ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। मतलब पिछले 7-8 साल का अगर हम एनालिसिस करें तो चैप्टर नंबर 7 से कोई 2 से 3 MCQ आए होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं आए। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा फॉर्म्स का। अब इसमें सबसे पहले फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में जब मैंने चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था तब मैं आपको बता चुका हूँ। अब फॉर्म जो है इसकी हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनको पहले डिस्कस करना ज़रूरी है। एक हमारे पास होती है जो फॉर्म की टाइप्स हैं, कॉलमर फॉर्म होती है, जस्टिफाइड होती है, टेबुलर फॉर्म होती है, डाटा शीट फॉर्म होती है। जो कॉलमर फॉर्म होता है उसके अंदर हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं वो मतलब जो फील्ड्स हैं वो इस तरह साइड बाय साइड नज़र आती हैं एक कॉलम की शक्ल में पूरी, ठीक है। इन्हें कॉलमर फील्ड फॉर्म कहते हैं। जो टेबुलर फॉर्म होता है वो सेम वैसे ही हमें फॉर्म नज़र आता है जैसे टेबल की शक्ल में है। फ़र्क ये है कि वो जो टेबल के अंदर लाइनें लगी होती हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेल्स को, इसमें वो लाइन्स नहीं होती, ठीक है। बाकी उस तरह रो और कॉलम में ही हमें डाटा नजर आता है। जो डाटा शीट फॉर्म होती है उसके अंदर बाकायदा टेबल की तरह सेम लाइनें भी लगी होती हैं, सारा कुछ वैसे ही हुआ होता है। और जो जस्टिफाइड होती है उसके अंदर ये होता है कि एक पेज के ऊपर एक ही कॉलम में इस तरह से फील्ड्स नजर आती हैं, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर दूसरी, एक पेज के ऊपर नहीं। कॉलमर और जस्टिफाइड में फ़र्क समझ लें ज़रा। कॉलमर फॉर्म के अंदर जैसे ये पेज है इसके ऊपर ये फील्ड्स कंप्लीट हो गई हैं, अभी बाकी रहती हैं तो वो आगे शिफ्ट हो जाएंगी। ये एक पेज के ऊपर इस तरह से फॉर्म हमारा प्रिंट होगा एक ही पेज के ऊपर, साइड बाय साइड इसे कहते हैं। जबकि जो हमारे पास जस्टिफाइड है उसके अंदर एक ही पेज के ऊपर इस तरह नजर आएगा, मजीद जो है वो अगले पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं जस्टिफाइड और कॉलमर फॉर्म में फ़र्क। कॉलमर फॉर्म भी बता दिया, जस्टिफाइड भी बता दिया, टेबुलर भी बता दिया और डाटा शीट फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। तो 4 इसकी जो है वो हमारे पास टाइप्स होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें पेज नंबर 101 के ऊपर उसने यहाँ पे कॉलमर फॉर्म सेलेक्ट किया और साथ आप कॉलमर फॉर्म नजर आ रही, जैसे मैंने आपको ये बताया कि साइड बाय साइड नजर आने लगी, एक ही पेज के ऊपर फिट करने की कोशिश करता है, ठीक है। कि यहाँ पे लेबल और आगे टेक्स्ट। अच्छा, लेबल क्या होता है? जैसे रोल नंबर, फील्ड का नाम लेबल होता है और आगे जो टेक्स्ट है वो क्या है, उसका रोल नंबर, फॉर एग्जांपल 12 उसकी वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू जो है वो आगे टेक्स्ट कहलाता है और जो रोल नंबर फील्ड का नाम है वो लेबल कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म के फिर डिज़ाइन होते हैं, कुछ उसके लेआउट्स होते हैं। फिर तो फॉर्म जो है वो क्रिएट करने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, एक विज़ार्ड के थ्रू और एक एक हमारे पास डिज़ाइन व्यू के थ्रू। इसके भी 2 तरीके हैं, जिस तरह क्यूरी के वही वाले 2 तरीके फॉर्म के भी हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो एक फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म भी ऐड कर देते हैं, एक फॉर्म के अंदर भी दूसरा फॉर्म ऐड कर देते हैं। अच्छा काशान, मैं बताता हूँ आपको, ये जो मैनी वाली बात है मैंने ये बताया था, अब बाकी स्टूडेंट्स भी सुन लें। मैंने ये बताया था कि जब हम 2 टेबल्स को आपस में रिलेट करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं MS एक्सेस के अंदर, तो इस तरह से एक लाइन लग जाती है, ठीक है। अब रिलेशनशिप कौन कौन से बन सकते हैं? 1 to 1, 1 to many, many to many, ये बन सकते हैं। तो जिस तरफ 1 वाली चीज़ होती है वहाँ पे इस तरह में 1 नज़र आता है, ये मैंने डायग्राम यहाँ बनाई है। और जहाँ पे मैनी होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, उस तरफ इन्फिनिटी का साइन नज़र आता है, ये मैंने बताया। तो ये सिंबल आपने याद रखना है कि जहाँ पे मैनी होता है MS एक्सेस के अंदर, वहाँ में इन्फिनिटी का साइन नज़र आता है। उसके बाद हाँ, मैं बता रहा था फॉर्म और सब फॉर्म। कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक फॉर्म के अंदर हमें दूसरी ऐड करनी पड़ती है, तो एक बड़े फॉर्म के अंदर एक छोटा फॉर्म ऐड हुआ होता है, तो वो जो बड़ा फॉर्म होता है उसे हम मेन फॉर्म कहते हैं या पेरेंट फॉर्म कहते हैं, ये नाम याद रखना है। और जो उसके अंदर फॉर्म होता है उसे हम चाइल्ड फॉर्म कहते हैं या सब फॉर्म कहते हैं। सही जो इसका नाम बुक्स में यूज होता है वो सब फॉर्म है। अब ये जो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको जो मिलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है बोर्ड की तरफ से, जब हम उसे फिल करते हैं या कहीं भी, तो वो मेन फॉर्म जो होता है या किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो कहते हैं इसको फिल करें, अपना बायोडाटा इसके अंदर एंटर करें। तो आपका जो बायोडाटा होता है, नेम, आपकी क्लास और आपका जो फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, CNIC नंबर वगैरह वगैरह, वो अलग होता है। और नीचे एक टेबल बना होता है क्वालिफिकेशन का, जिसके अंदर वो आपसे पूछता है कि आपने 9th क्लास मैट्रिक कब किया था, उसका ईयर लिखें, बोर्ड लिखें, मार्क्स लिखें, टोटल ऑब्टेन मार्क्स लिखें, ग्रेड लिखें। वो नीचे एक छोटा सा टेबल सा बना होता है।
तो वो एक बड़े फॉर्म के अंदर एक क्वालिफिकेशन का छोटा फॉर्म ऐड हुआ होता है, उसे हम सब फॉर्म कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो फॉर्म क्रिएट करने के बाद या फॉर्म क्रिएट करने के दौरान अगर हमें ऐसे लगता है कि इस फॉर्म के अंदर कोई ऐसी फील्ड है जो यस नो वाली है, यस नो, आपको याद होगा कि हमने यस नो के बारे में पढ़ा हुआ है कि जब हमने कोई फील्ड जैसे मैरिटल स्टेटस है या मैं लिखता हूँ मैरिड, अगर मैरिड है तो यस, अगर सिंगल है तो नो। तो अगर ऐसी कोई फील्ड है जो कि फॉर्म में फिर कैसे नजर आएगी, फॉर्म में फिर हम उसका कोई बटन बना देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैरिटल स्टेटस, मैरिड या सिंगल। अब ये फॉर्म के अंदर मैंने ये फील्ड का नाम लिखा है, यहाँ मैरिड के साथ मैंने एक गोल सा एक बटन बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया सिंगल के साथ। ये जो गोल सा बटन होता है इसे कहते हैं रेडियो बटन। इसका ये काम होता है कि जब हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हो लेकिन उनमें से सिर्फ एक चूज करना हो तब रेडियो बटन इस्तेमाल होता है। अब जाहिर सी बात है जो मैरिड को चूज करेगा उसका यहाँ पे इस तरह से ये फिल अप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये फिलअप हो जाता है। आपने ये रेडियो बटन देखा भी होगा, इसे रेडियो बटन कहते हैं। और सिंगल जो है वो अगर वो इसके ऊपर क्लिक करेगा यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये डी सिलेक्ट हो जाएगा मैरिड वाला। तो जब हमने मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करना हो और बाकी को ना करना हो तब हम रेडियो बटन यूज करते हैं। जबकि चेक बॉक्स हम तब यूज करते हैं जब हमने बहुत सारी ऑप्शंस में से हम एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वो आपसे पूछता है कि भाई आपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाली सर्विस चाहिए, आपको ये वाली सर्विस भी चाहिए, ये वाली सर्विस भी चाहिए, जो सी सर्विस चाहिए उस पर चेक कर दें। अगर सारी चाहिए तो सब पे टिक लगा दें, जो चाहिए उसके ऊपर टिक कर। जैसे मैं इन दो पे टिक लगा, इसे कहते हैं चेक लिस्ट। जिस तरह चेक लिस्ट होती है हमारे पास कि भाई ये भी जैसे आपको फॉर्म मिलता है उसके नीचे उसने कहा होता है जी आपने मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड है वो इसके साथ अटैच किया, आपने CNSE कॉपी इसके साथ अटैच की है, आपने अपने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड इसके साथ अटैच किया है, आपने जो पिक्चर है वो यहाँ पे लगाई है, तो इसको चेक करें, ठीक है। तो हम फिर सब पे भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो एक से ज्यादा यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे कभी भी आपने नहीं देखा होगा किसी फॉर्म पे इस तरह चेक लिस्ट में रेडियो बटन लगाओ। तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स में ये फर्क होता है, ये चेक बॉक्स होता है, ये जो बॉक्स है, और इसे हम रेडियो बटन कहते हैं। इसके अलावा एक होता है लिस्ट बॉक्स और दूसरा होता है कम्बो बॉक्स, जो फॉर्म के ऊपर हम लगाते हैं, लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स। अच्छा जी, ये यहाँ पे इसने लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स का जिक्र किया होगा। हाँ जी, लिस्ट आर्टिकल नंबर 7.3 है, ये है जी पेज नंबर 106। इसके ऊपर वो कह रहा है इफ देयर आर स्मॉल फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर अ सर्टेन फील्ड ऑन अ फॉर्म यूजिंग कम्बो और लिस्ट बॉक्स में बी क्विकर एंड इजियर वे टू एग्जिस्ट। अच्छा, अब ये इन दोनों में फर्क क्या है ये समझ लें जरा। जब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कम हो, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक फॉर्म ओपन हुआ, वो आपसे आपकी कंट्री पूछता है, आपकी कंट्री कौन सी है, जैसे फेसबुक, जीमेल वगैरह के ऊपर, तो वहां पे ना एक बॉक्स बना होता है इस तरह से, उसके बॉक्स के अंदर लिखा होता है कंट्री, और यहाँ पे ऐसे एक सिंबल बना होता है डाउन एरो का, डाउनवर्ड एक एरो बना होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ एक लिस्ट ओपन हो जाती है, उसके अंदर कंट्रीज के नाम होते हैं। अब वो चूंकि कंट्रीज के नाम इतने ज्यादा हैं, अगर वो सारे फॉर्म के ऊपर हम डिस्प्ले करें सारे, तो फॉर्म के ऊपर सिर्फ कंट्री के नाम ही नजर आएंगे और तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 120 तकरीबन ममालिक हैं, 210 तकरीबन ममालिक हैं। तो अब इतने ज्यादा ममालिक के जो नाम है वो सारे फॉर्म के ऊपर कैसे आ सकते हैं? तो उसके लिए फिर इसे कहते हैं कम्बो बॉक्स। उसके लिए फिर कम्बो बॉक्स बनाया जाता है कि भाई आपको हम इस ऑन द स्पॉट नहीं दिखा सकते। हाँ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी, जैसे मेन्यू बार से मेन्यू ओपन हो जाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो इसे कहते हैं कम्बो बॉक्स। लेकिन अगर फाइनाइट नंबर ऑफ लिस्ट हैं, जैसे एक फॉर्म है जिसके अंदर वो आपसे आपकी सिटी पूछता है, कंट्री आपने सेलेक्ट कर ली पाकिस्तान, अब आपसे सिटी पूछता है, तो शहर हमारे पास चंद है, वो हमारे पास चंद शहरों की नाम वो फॉर्म के ऊपर ही डिस्प्ले कर रहा है। इस तरह से वो हाइड नहीं होते, वहीं पे डिस्प्ले हुए होते हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो, लिस्ट बॉक्स कहते हैं। तो लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स में ये फर्क है। कम्बो बॉक्स वहां इस्तेमाल होता है जब बहुत सारी वैल्यूज हों, जबकि लिस्ट बॉक्स वहां इस्तेमाल होता है जब हमारे पास फाइनाइट और लिमिटेड वैल्यूज हों, वहां पे हम लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो
इसके बाद लास्ट पे एक स्विच बोर्ड की ऑप्शन है इसी चैप्टर में रिपोर्ट के अंदर। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई यही ई कैट के वाले से अहम है चैप्टर नंबर 7 में। इसके अलावा ई कैट में इसके अलावा कोई एमसीक्यू नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। और लास्ट पे जो एक टॉपिक है उसका नाम है जी एक तो रिपोर्ट वाला थोड़ा सा हमारा टॉपिक रह गया, उसके बाद एक स्विच बोर्ड वाला रह गया। रिपोर्ट बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है क्या होती है। रिपोर्ट हमारे टेबल में से कोई डाटा रिट्रीव करके उसको फॉर्मेटेड वे में दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब रिपोर्ट के लेआउट्स आपने याद रखने हैं। रिपोर्ट के 3 लेआउट्स हैं, यहाँ लिखे 2 हुए हैं लेकिन 3 होते हैं, वहाँ डायग्राम के अंदर बने हुए हैं। एक हमारे पास होता है कॉलमर, एक होता है हमारे पास टेबुलर और एक होता है जस्टिफाइड। इस तरह से रिपोर्ट की ओरिएंटेशन 2 होती हैं। और जिस तरह वर्ड में हमने पढ़ा था पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, रिपोर्ट को हम इस तरह लैंडस्केप में ही प्रिंट करवा सकते हैं, पोर्ट्रेट में भी यानी कि लंबाई में भी करवा सकते हैं। अच्छा, लास्ट पे एक टॉपिक है हमारा, वो है स्विच बोर्ड का। बच्चों स्विच बोर्ड आपने याद रखना है कि स्विच बोर्ड क्या होता है। जब भी हम MS एक्सेस को ओपन करते हैं हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे सामने पहले से ही आ जाए, हम सिर्फ क्लिक करें डायरेक्ट ही हम वहाँ पहुँच जाएँ। जैसे कि आप कोई गेम ओपन करते हैं तो वहाँ गेम ओपन करते ही आपके सामने एक मेन्यू आ जाता है, रिज्यूम की ऑप्शन आती है, न्यू गेम की ऑप्शन आती है, स्कोर, फिर आगे सेटिंग की ऑप्शन आती है, एग्जिट की ऑप्शन आती है। वो आपके सामने एक छोटी सी विंडो आई थी, हर चीज़ उसके अंदर ही लिखी होती है। इसे कहते हैं स्विच बोर्ड। तो हम अगर चाहें MS एक्सेस के अंदर भी स्विच बोर्ड अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं कि भाई जब भी मैं ओपन करूं तो मुझे एक ये वाले फॉर्म की ऑप्शन नजर आएगी स्टेबल की है, तो स्विच बोर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं बहरहाल वो ई कैट के वाले से हम नहीं, वो एक प्रैक्टिकल है। तो यहाँ तक ये था चैप्टर नंबर 7 और डेटाबेस आज हमारा कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे।